हेलो बच्चों, एक बार और हाई स्कूल की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के जीव विज्ञान क्लास में आज हम अपना अगला टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हमने पीछे आपको पढ़ा दिया है। क्या क्या पढ़ाया है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण बताया हमने। पोषण के अंतर्गत हमने बताया पोषण दो प्रकार से होते हैं, सपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो विषम सपोषी पोषण के बारे में बता दिया हमने। अब विषम पोषी पोषण हम पढ़ रहे हैं। तो विषम पोषी पोषण के अंतर्गत जंतुओं में 5 चरण होते हैं। तो हम उस चरण को अभी हम बता रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मानव का पाचन तंत्र। ये जो आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है, यह मानव का पाचन तंत्र है। जो हमने पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है। आज हम उसके जितने भाग हैं पाचन को सबके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यह जो है क्या है, मानव का पाचन तंत्र है। मानव का पाचन तंत्र, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन यानी मानव का पाचन तंत्र। तो मानव के पाचन तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि इसके निम्नलिखित भाग जैसे मुगुआ, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदाद्वार आदि। तो हम कल की वीडियो में हमने मुख्य गुहा के बारे में अध्ययन किए थे। थोड़ा सा मुख्य गुहा, जिसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। मुख्य गुहा यानी कि ओरल कैविटी, यानी जिसमें हम भोजन लेते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण जहाँ होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य गुहा कहते हैं। और मुख्य गुहा को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लार ग्रंथियां, जिसे हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, ठीक। दूसरा है दांत, जिसे अंग्रेजी में हम टीथ कहते हैं। तीसरा हम जीवा, यानी कि अंग्रेजी में हम इसे टंग कहते हैं, टंग। ठीक। तो मुख्य गुहा के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, लार ग्रंथियां, दांत और जीवा। तालु भी होता है इसके अंतर्गत। तो लार ग्रंथियां के बारे में हमने आपको बताया था कि लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, कणमूल लार ग्रंथियां या पैरोटिड लार ग्रंथियां, दूसरा अधोहनु लार ग्रंथियां, तीसरा अधोजीवा लार ग्रंथियां। हम इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन किए थे पिछली वीडियो में। इसके बाद हमने बताया दांत के बारे में। दांत गर्दंती, द्विबारदंती और विषमदंती होते हैं। यानी कि गर्दंती, इसके बारे में हमने बताया दांत 2 के हम कहते हैं मानव के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। और हमने बताया दंत सूत्र भी पढ़ा दिए हम। और इसके बाद अगर हमें आज का टॉपिक हमारा है जीवा, यानी कि टंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टंग है। आज हम क्या पढ़ेंगे? जीवा पढ़ेंगे। तो जीवा जो होता है यह हमारे मुंह का एक अभिन्न अंग होता है, जो मोटी लचीली मांस का बना हुआ होता है। मोटी लचीली मांसपेशियों का बना होता है। और यह हाइवाइड अस्थि द्वारा निचले तालु के, जो निचले ताल होता है इसके हाइवाइड अस्थि से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? हाइवाइड अस्थि से जुड़ा होता है। ठीक। तो जो जीवा होता है इसमें जो मोमेंट होता है फ्रीली मोमेंट होता है, यानी कि यह फ्री रूप से यानी मुक्त रूप से यह गति करता है। यानी हम जिससे चाहे इसकी संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी इसमें जो गति होती है हमारे इच्छा अनुसार होती है। तो ये जीवा है। तो जीवा की जो ऊपरी सतह होती है, ठीक, तो जीवा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे अनगिनत अंकुर पाए जाते हैं। और इन अंकुरों को हम क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं कहते हैं। इन अंकुरों को हम क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं कहते हैं। और ये जो अंकुर दिखाई दे रहे हैं आपको छोटे छोटे,
ये क्या करते हैं, भोजन का स्वाद बताते हैं। किसका स्वाद बताते हैं, भोजन का स्वाद बताते हैं। किसका स्वाद बताते हैं, भोजन का स्वाद बताते हैं। ठीक। और जो स्वाद कलिकाएं होती हैं यह निम्न प्रकार की होती हैं, जो अलग अलग कलिकाएं अलग अलग प्रकार के स्वाद का बताती है। जैसे जो आगे की जो अगले छोर पे होती है, आगे की ओर स्थित होती है, अग्र छोर की ओर, यानी कि यह अग्र छोर की ओर होती है, यह मुख्य रूप से मीठे का स्वाद बताती है। किसका स्वाद बताती है, मीठे का स्वाद बताती है। ठीक। जो पक्ष की होती है, जो पिछले सिरे पर होती है, पक्ष की होती है, यह जो होती है कड़वे का स्वाद बताती है। किसका स्वाद बताती है, कड़वे का। और जो किनारे तरफ की होती है, इस किनारे की ओर होती है, यह मुख्य रूप से खट्टे का स्वाद बताती है। किसका स्वाद बताती है, खट्टे का। ठीक। और जो बीच में ये होती है, यह मुख्य रूप से नमकीन का स्वाद बताती है। किसका स्वाद बताती है, नमकीन का स्वाद बताती है। तो ये जीवा की संरचना हो गई। अब इसके हम कार्य के बारे में आते हैं, क्या क्या कार्य करती है जीवा। सबसे पहले जीवा जो होती है, भोजन और लार को जब दांत चबाता है भोजन को, तो उस समय जीवा क्या करती है, भोजन और लार को आपस में मिलाने का कार्य करती है, यानी फेंटने का, मिला के लुगदी बनाती है। ठीक। और जिसके कारण से भोजन मुलायम हो जाता है, चिकना और मुलायम हो जाता है। दूसरा कार्य जीवा का कि जब भोजन हम लेते हैं तो उसके बाद दांत में हमारे कुछ भोजन फंस जाते हैं, तो इन्हें यह जीवा जो है बाहर निकालने का कार्य करता है। तीसरा कार्य है जो इम्पोर्टेंट है, यह भोजन का स्वाद बताता है, यानी इससे हमें पता चलता है कि भोजन का स्वाद कैसा है। ठीक। और चौथा कार्य इसका है, यह हमें बोलने में सहायता करती है। तो ये हो गई जीवा के बारे में अध्ययन। अगला टॉपिक हमारा है मुखगुहा, हो गया ग्रसनी। ग्रसनी इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। ग्रसनी। ठीक। यह मुख गुहा के सबसे अंतिम सिरे पर स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है, मुख गुहा के सबसे अंतिम सिरे पर स्थित होती है, जिसकी लंबाई लगभग 12.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी लंबाई होती है इसकी, लगभग 12.5 सेंटीमीटर होती है। और ये कीप के आकार की होती है। किस आकार की होती है, कीप के आकार की होती है। कीप के आकार की होती है। ठीक। इसे हम ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं ग्रसनी के, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, पहला होता है नासाग्रसनी, जिसे हम नाजोफेरिंक्स कहते हैं। दूसरा होता है मुखग्रसनी, जिसे हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं। और तीसरा होता है कंठग्रसनी, जिसे हम लेरेंगोफेरिंक्स कहते हैं। ठीक। कंठग्रसनी को हम स्वर यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर यंत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमारी आवाज़ें निकलती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। और होता क्या है कि जो कंठग्रसनी है, तो जो नासाग्रसनी थी, जो हमारे नाक वाले भाग से आते हैं, मुखग्रसनी है ये, और ये होता है इस तरह बना होता है, ये भाग जो होता है कंठग्रसनी होती है। कंठग्रसनी यानी घेटी जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, घेटी, कंठग्रसनी। ठीक। और यहाँ पे ये जो है आगे होती है श्वास नली होती है, और पीछे वाली जो नली होती है इसे हम ग्रास नली कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे एक ढापन होता है, ऐसे बना होता है, जिसे हम घाटी ढापन कहते हैं। घाटी ढापन क्या कहते हैं, घाटी ढापन या इपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये घाटी ढापन ये पत्ती के समान होता है, और यह हमेशा ग्रास नली को ढका रहता है। किसको ढका रहता है,
हमेशा। और ये कब खुलता है? जब हमें भोजन निगलना होता है या कोई पदार्थ निकलना होता है, पानी निकलना होता है, तब ये घाटी ढापन इसे खोलकर तुरंत किसे बंद करती है? श्वास नली के मुंह को बंद कर देती है, ताकि भोजन या जो भी हम पदार्थ ले रहे हैं वह ग्रास नली की बजाय श्वास नली में न चले, यानी फेफड़े में न पहुँचे हो। तो यहाँ पे घाटी ढापन होता है जो यानी कि यह भोजन नली को ढके रहता है। जब हम भोजन निकालते हैं तभी इसको ढककर मतलब श्वास नली को ढक देता है और घाटी ढापन को खोल देता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें खाना खाते समय न हंसना चाहिए, न बात करना चाहिए, न चिल्लाना चाहिए, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होना चाहिए ताकि समस्या किसी प्रकार की न हो। तो ये हो गई ग्रसनी, इसकी बात हो गई, ग्रसनी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे ग्रास नली। जिसे कहते हैं ओइसोफेगस। क्या कहते हैं हम? ओइसोफेगस कहते हैं। ठीक, ओइसोफेगस यानी कि ये वाला भाग यहाँ पे, यानी कि ग्रसनी से लेकर जो यहाँ पे एक प्रकार की मोटी मांस की बनी होती है, एक मोटी मांस की बनी आवरण होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तंतुपट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम तंतुपट कहते हैं या डायाफ्राम कहते हैं। तंतुपट या डायाफ्राम कहते हैं। यह जो होता है, ये जो हमारे पूरे धड़ होता है ऊपर से लेके नीचे तक के भाग को, तो यहाँ पे बीच में पाया जाता है। ठीक, यानी हमारे जो पसलियों के ठीक नीचे ही उपस्थित होता है। यह हमारे धड़ को दो भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है? दो भागों में विभाजित करता है। जो नीचे ऊपर वाला भाग उसे हम वक्ष गुहा कहते हैं, यानी थोरैकिक केज कहते हैं या थोरैसिक कैविटी कहते हैं। और नीचे वाला भाग जो होता है इसे हम उदर गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? उदर गुहा कहते हैं, यानी कि इसे हम एब्डोमेन कैविटी कहते हैं, एब्डोमेन कैविटी कहते हैं। तो यह जो ग्रास नली होता है यह भेदता हुआ अमाशय में आगे खुलता है, यानी कि डायाफ्राम यानी तंतुपट को भेदता हुआ अमाशय में आके खुलता है। और ग्रास नली की पूरी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और ग्रास नली के भीतरी दीवार में एक प्रकार की श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? श्लेष्मिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये श्लेष्मिक ग्रंथियां एक प्रकार के श्लेष्म का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण करती है? श्लेष्म का, एक प्रकार के श्लेष्म का स्रावण करती हैं। श्लेष्म मतलब वह एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, लससा पदार्थ होता है। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन क्रिया नहीं होता है भोजन का। यह जो होता है, जो ग्रास नली होता है, ये जो श्लेष्म होते हैं, जब हम भोजन को निगलते हैं तो यह सुगमता से आसानी से फिसलता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? भोजन हमारे अमाशय में पहुँच जाता है। ठीक, यह एक माध्यम है जो भोजन को मुख गुहा से अमाशय में भेजने का कार्य करता है। तो ये हो गई ग्रास नली। ठीक, अब हम बात करेंगे अमाशय। इसे हम कहते हैं स्टमक। क्या कहते हैं? स्टमक की बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए ये जो हमारा आहार नाल है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है या पाचन तंत्र कहते हैं, या इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसे हम अमाशय कहते हैं। यह हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा हुआ थैलीनुमा संरचना होता है। कैसा होता है? सबसे चौड़ा हुआ थैलीनुमा संरचना होता है। यानी कि हम इस तरह बात कर सकते हैं, ये वाला भाग क्या है? अमाशय। क्या है? अमाशय। ठीक, तो इसकी देखिए जो यहाँ पे जो ये है ग्रास नली और ये है ग्रहणी, यानी छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी, ये वाला भाग है। तो ये जो ऊपर ग्रास नली है, नीचे ग्रहणी है। तो यहाँ पे देखिए जो ये भाग लिया है, यानी कि वह भाग जहाँ पर ग्रास नली और अमाशय में आपस में
अमाशय आपस में जुड़ता है तो यहाँ पर एक प्रकार का कपाट होता है। क्या होता है? कपाट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक कपाट कहते हैं, कार्डियक कपाट। ठीक। और यहाँ पर जो होता है छोटी आंत और यानी ग्रहणी और अमाशय के बीच में कपाट होता है, जिसे हम पाइलोरी कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरी कपाट कहते हैं। और बीच वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग टोटल क्या कहलाता है? फंडिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरा टोटल भाग। ये जो टोटल भाग है इसे हम फंडिक कहते हैं। ठीक। अब देखिए जो अंदर का जो भाग होता है, जो अमाशय का जो भीतरी दीवार होती है, यह मोटी व मांसल होती है। कैसी होती है? मोटी व मांसल, यानी कि मोटी मांसपेशियों की बनी होती है। और इनमें एक प्रकार की गति होती है जिसे हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। क्रमाकुंचन गति कहते हैं। कौन सी गति होती है इसमें? क्रमाकुंचन गति होती है। ठीक। जैसे क्या होता है कि जैसे भोजन ग्रास नली से होता हुआ कहाँ आता है? अमाशय पहुंचता है। भोजन कहाँ गया? अमाशय में। जैसे भोजन अमाशय पहुंचता है, ये जो मोटी पेशी होती है, इसमें एक प्रकार का गति प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाता है? गति प्रारंभ होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी कि सिकुड़ना और फैलना। सिकुड़ना को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, फैलने को हम रिलैक्सेशन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो यहाँ भी क्रिया क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति कहते हैं। और जब क्रमाकुंचन गति होता है तो यहाँ से एक प्रकार के रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? एक प्रकार के रस का स्राव होता है, जिसे हम, उस रस का क्या नाम है? जठर रस, यानी इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक। या इसे हम एंजाइम, क्या कहते हैं? इसे हम एंजाइम कहते हैं, बीकर भी कहते हैं। तो ये जो जठर रस का स्राव होता है, कहाँ स्राव होता है? ये अमाशय की दीवारों से। कौन सी दीवार? कहाँ होता है इसमें? ये जो मांसपेशी होती हैं, इनमें कौन सा होता है? जठर ग्रंथियां स्थित होती है। ये जो मांसपेशियां होती हैं, इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं। और जठर ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? जठर रस का स्राव करती हैं। जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं। तो जो जठर रस होते हैं, हम अब उसके बारे में जान लेते हैं। जठर रस निम्न प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः जल व मंड के बने होते हैं, जिसमें कुछ प्रकार के लवण और वर्णक भी पाए जाते हैं। और इसमें 99% जल पाए जाते हैं। 99% जल पाए जाते हैं और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है इसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा पेप्सिन। और तीसरा होता है रेनिन। ठीक। पेप्सिन, रेनिन, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन, ये एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, जिसके कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहले वाले का हम कार्य देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है कि जब भोजन अमाशय में पहुंचता है, भोजन कहाँ पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। तो यहाँ पे भोजन कितने समय तक रहता है? अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। कितने समय तक रहता है अमाशय में भोजन? 3 से 4 घंटे तक रहता है। तो जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो हम भोजन क्या लेते हैं? खुली वातावरण में लेते हैं। जब खुली वातावरण में लेते हैं तो हमारे हाथ में भोजन के माध्यम से कीटाणु अंदर पहुंच जाते हैं। क्या पहुंचते हैं? कीटाणु, पैरासाइट पहुंचते हैं या पैथोजन पहुंचते हैं। और इन कीटाणुओं को यह क्या काम करता है? HCl नष्ट कर देता है। जो भोजन साथ कीटाणु आते हैं, कीटाणु, उन्हें नष्ट करता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है।
यानी भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करता है, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या होता है कि यह भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। कैसे अम्लीय बनाता है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक जो है क्या एक अम्ल है, तो यह भोजन में को क्या करता है, जब मिल जाता है तो भोजन क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक। और तीसरा है, इसमें जो कार्य होता है, यहाँ पे भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, इसलिए भोजन को सड़ने गलने से बचाता है। किससे बचाता है बच्चों? सड़ने गलने से बचाता है, तीसरा कार्य। और चौथा कार्य इसका मुख्य होता है कि क्योंकि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है, मानव क्या है, एक सर्वाहारी प्राणी है, यानी कि यह मांस भी खाता है और मतलब शाकाहारी, मतलब भोजन मतलब पेड़ पौधे से भी भोजन लेता है और जंतुओं के रूप में मतलब मांस के रूप में जंतुओं को भी खाता है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि हम जब मांस खाते हैं तो हमारे भोजन के साथ साथ कभी कभी हम हड्डी और कांटों को निकल जाते हैं। किसको निकल जाते हैं? हड्डी और कांटों को निकल जाते हैं, और उन हड्डियों और कांटों को गलाने का कार्य करते हैं। यानी भोजन के साथ आए हड्डियों को गलाता है। ठीक, यह कार्य हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक, यह Cl का कार्य हो गया। इसके बाद दूसरा है पेप्सिन। तो पेप्सिन जो होता है यह निष्क्रिय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? निष्क्रिय अवस्था में होता है। यह Cl से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? यह Cl से जब क्रिया करता है तो यह सक्रिय अवस्था में हो जाता है। किस अवस्था में जाता है? सक्रिय हो जाता है। पहले किस रूप में साबित होता है? निष्क्रिय रूप में होता है। तो यह Cl से क्रिया करके सक्रिय अवस्था में हो जाता है, और यह भोजन के प्रोटीन से क्रिया करता है। यानी पेप्सिन जो होता है प्रोटीन से क्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में। तो यह भोजन प्रोटीन किस में तोड़ देता है? प्रोटीओजेज प्लस पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। ठीक, क्योंकि प्रोटीन को हमारी बॉडी कोशिकाएं डायरेक्ट नहीं ले सकती हैं। जो प्रोटीन को हमारे शरीर की कोशिकाएं डायरेक्ट नहीं ले सकती हैं, इसलिए प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर, जो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक, तो ये भी किसमें टूट जाते हैं? अमीनो अम्ल में टूटते हैं, जिसे हमारे शरीर की कोशिकाएं अवशोषित करती हैं। हम डायरेक्ट प्रोटीन को नहीं ले सकते, प्रोटीन यूज करना पॉलीसेकेराइड को ले सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड को। ये सब जो होते हैं अमीनो अम्ल के रूप में टूटते हैं, जिसे हमारे शरीर की कोशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं। तो इस तरह से पेप्सिन का कार्य हो गया। तीसरा कार्य है रेनिन का। ठीक, रेनिन क्या काम करता है कि भोजन जो प्रोटीन होता है, भोजन के नहीं, दूध के प्रोटीन के साथ क्रिया करता है। यानी दूध का प्रोटीन क्या होता है? केसीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो यह जैसे हम देखते हैं कि जब यह क्रिया करता है भोजन से, तो यह भोजन को फाड़ देता है। किसको फाड़ देता है? भोजन को। जिस तरह दूध को फाड़ते हैं, जैसे हम दूध है, दूध में हम कोई खट्टा पदार्थ डाल दें तो दूध क्या होता है? फट जाता है, यानी कि एक कठोर भाग हो जाता है, एक तरल भाग हो जाता है। उसी प्रकार रेनिन क्या काम करता है? केसीन को यानी भोजन को फाड़ देता है, यानी कि भोजन को दो अवस्था में परिवर्तित करता है। एक रेनिन तरल अवस्था में, दूसरा कठोर अवस्था में। जो तरल अवस्था होते हैं इसमें हमारे सभी पोषक तत्व घुलते रहते हैं, और जो कठोर अवस्था होता है, जो कठोर पदार्थ होते हैं, यह एक अवशेषी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अपाच्य पदार्थ होते हैं। यह धीरे धीरे कहाँ से रखता हुआ पहुँचता है? मलाशय में पहुँचता रहता है। कहाँ पहुँचता है? सर धीरे धीरे सरता हुआ मलाशय में पहुँचता है, जहाँ पर सड़ गलकर यह मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जो देखिए क्वेश्चन जो आता है करके पूछता है, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए, जो अमाशय में भोजन का पाचन जो होता है आंशिक रूप से होता है। किस रूप से होता है? आंशिक रूप से होता है। यानी आंशिक मतलब थोड़ा सा।
यानी कि पूर्ण रूप से पाचन यहाँ पर नहीं होता है। तो क्वेश्चन आता है कि भोजन का आंशिक पाचन किस अंग में होता है? भोजन का आंशिक पाचन किस अंग में होता है? तो हम सीधा सीधा जवाब देते हैं, भोजन का आंशिक पाचन अमाशय में होता है। और पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है? ग्रहणी में होता है। तो ये हो गया अमाशय के कार्य, संरचना और उसके बारे में हमने जो बताया। ठीक, अगला टॉपिक हमारा है छोटी आंत। जो अगला टॉपिक हमारा कौन है? छोटी आंत है। यानी इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहते हैं? इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक, जो छोटी आंत होता है यह वाला भाग, लेकिन यहाँ से लेकर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग जो अंदर जो आपस में कुंडलित होता है, उलझा हुआ रहता है। क्योंकि इसकी लंबाई जो होती है, छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है, छोटी आंत की लंबाई जो होती है लगभग 6.5 मीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 6.5 मीटर होती है। और इसकी मोटाई लगभग होती है 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होती है। जो छोटी आंत की जो मोटाई होती है 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर तक होती है। और इसकी पूरी लंबाई कितनी होती है छोटी आंत की? यानी कि यहाँ से लेकर पालोरिक कपाट से लेकर यहाँ पर, यानी जो यह जो भाग उंडुक जो है उंडुक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह जो भाग होता है जो जोड़ता है, इसे हम कहते हैं उंडुकीय शिशांतरी कपाट। उंडुकीय शिशांत्र कपाट कहते हैं। ठीक, उंडुकीय शिशांत्र कपाट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग के संपूर्ण भाग को हम क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। यह अत्यधिक कुंडलित होती है, आपस में रस्सियों की तरह गुलछी होती है। यह हमारे उदर गुहा में यानी कि चारों ओर से बड़ी आंत से घिरी होती है। ठीक, तो ये छोटी आंत में, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं छोटी आंत के? 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है ग्रहणी, दूसरा जो होता है जिसे हम ड्यूडेनम, दूसरा जो होता है मध्यांत्र, जिसे हम बोलते हैं जेजनम, और तीसरा होता है शिशांत्र, जिसे हम बोलते हैं इलियम। ठीक, 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शिशांत्र। तो ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है आपको कैपिटल सी आकार का, जो ग्रहणी की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रहणी की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो ग्रहणी होता है, इसकी संरचना जो होती है कैपिटल सी आकार की होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? कैपिटल सी आकार की होती है। और इसकी लंबाई लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को हम क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? कैपिटल सी आकार की होती है। इसके उभरे हुए तल से यानी उभरे हुए भाग से एक ग्रंथ उपस्थित है, जिसे हम उभरे हुए भाग से क्या होती है? यकृत स्थित होती है। और इसके मेजेंट्री भाग में ये जो धसा हुआ भाग होता है, यहाँ पर क्या है? अग्नाशय होता है। यानी कि जो इसका उभरा हुआ भाग है, उभयतल है, इससे क्या जुड़ा होता है? यकृत यानी लीवर जुड़ा होता है। और जो मेजेंट्री भाग होता है, जो धसा हुआ भाग होता है, इसमें एक पतली संरचना होती है, जिसे हम अग्नाशय जुड़ा होता है। तो और ये जो होता है, इसमें जो यकृत होती है, यकृत जो होती है यह पित्तरस का स्रावन करती है। और अग्नाशय जो होता है अग्नाशयी रस का स्रावन करती है। ठीक, तो हम यकृत और पित्तरस अग्नाशय के बारे में कल की वीडियो हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज का टाइम हमारा लगभग खत्म हो गया है।
और कल के हम वीडियो में आपको हम ये ग्राड़ी बस इतना जान लीजिए, इसकी क्रियाओं के बारे में हम कल बताएंगे आप लोगों को। यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और कैपिटल सी आकार की होती है और इसके उभय तल से ग्रहणी से यकृत स्थित होता है, जुड़ा होता है, और मेजेंट्री भाग में अग्नाशय स्थित होता है। तो ये हम अब आपको इसके आगे का जो लेकर अगले वीडियो में लेके आएंगे, जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि यकृत क्या है, यकृत हमारे शरीर का अभिन्न अंग होता है, अग्नाशय क्या है और यकृत से किस प्रकार यकृत की संरचना है, इसके कार्य क्या है, अग्नाशय क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य कैसे होते हैं, इस सब के बारे में हम कल आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। देखने के लिए आपको धन्यवाद।